नमस्कार, मैं हूं अजय और खबरें दमदार में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। भारत लाया गया अल कायदा का आतंकी, अमेरिका से लाया गया मोहम्मद इब्राहिम जुबैर। अल कायदा का आतंकी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को अमेरिका से भारत लाया गया है। अल कायदा का फाइनेंसर है जुबैर। अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। जुबैर अमेरिकी कोर्ट में अपराध कबूल कर चुका है और अब इसे हिंदुस्तान लाया गया है अमेरिका से। शैलेंद्र बांगू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, इसके क्या मायने हैं जुबैर को हिंदुस्तान लाए जाने के? देखिए, ये बहुत बड़ा आतंकी है अजय, और ये अलकायदा का फाइनेंसर है, यानी कि अलकायदा की आतंकियों की फाइनेंसिंग करता रहा है, उन तक पैसा पहुंचाता रहा है और अपने अपराधों को ये मान चुका है। यूएस की कोर्ट में आज से करीब 2 साल पहले जो यूएस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसने अपनी गुनाह कबूल किए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये भारतीय नागरिक है, रह चुका है, भारतीय मूल का ये नागरिक है। ये माना जा रहा है कि तेलंगाना से इसका संबंध है और भारत में भी कई मामलों में इसकी मांग चल रही थी कि इसको भारत लाया जाए। वहीं इसी बीच अमेरिका ने इस बात की मंजूरी दी। लेकिन सबसे अहम बात अजय कि इस आदमी को एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए नहीं, बल्कि वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट भारत पहुंच रही हैं अलग अलग मुल्कों से, उसी एक वंदे भारत मिशन की स्पेशल फ्लाइट के तहत इसको भारत लाया गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से करीब 2 दिन पहले अमृतसर जो फ्लाइट पहुंची थी जिसमें 160 से अधिक यात्री थे, उनमें एक शख्स मोहम्मद जुबैर भी शामिल था। यानी अपने में बहुत बड़ा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के साथ साथ ही जहां पर दुनिया भर के मुल्कों से में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको इस मिशन के तहत भारत लाया जा रहा है। उसी मिशन के तहत ही एक सीक्रेट मिशन भी चलाया गया जहां पर इस जुबैर को भारत लाया गया है। माना जा रहा है कि भारत में अब इसके आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अमृतसर के क्वारंटाइन सेंटर में इसको रखा गया, क्योंकि जितने भी यात्री बाहर से आते हैं उनको फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है 14 दिनों के। तो ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए भी कि अल कायदा के फाइनेंसर जुबैर को हिंदुस्तान लाया गया है और अमेरिका ने हिंदुस्तान के हवाले किया है। इसने गुनाह कबूल किया था अमेरिका में और अब अमेरिका से हिंदुस्तान अल कायदा के फाइनेंसर जुबैर को, अंतर्राष्ट्रीय इस आतंकी को हिंदुस्तान लाया गया है। अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में इसे फिलहाल रखा गया है। धन्यवाद शैलेंद्र आपका। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई को अपने पक्ष के साथ भर्ती चार्ट देने को कहा है, साथ ही 14 जुलाई तक जवाब देने को भी कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 45 और 40% के आधार पर को क्यों बदला गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा मित्रों को फिलहाल छेड़ा न जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराते हुए जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। और खबर कौशांबी से है। कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले कौशांबी में सामने आए हैं। 11 पॉजिटिव रिपोर्ट्स कौशांबी में फिर, और इसी के साथ यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 हो गई है। 3 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। प्रभावित इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। प्रभावित इलाकों को ग्रामीणों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। तो 11 नए मामले कोरोना के कौशांबी में। और यूपी में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 1174 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 360 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस अभी 2130 हैं। मृतकों की संख्या 127 तक पहुंच चुकी है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 3099 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों के आने से पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल मामले 2130 अब तक जो उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके वो 3099 कल से अभी तक जो 24 घंटे में नए प्रकरण सामने आए हैं वो हैं 360 और जैसा कि आप अवगत ही हैं
जब से हमारे पास बड़ी भारी संख्या में माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं, तब से हमारे जो इन्फेक्शन के केसेस हैं वो भी अधिक निकलना प्रारंभ हो गए हैं। अभी तक 127 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या इस समय 2194 है। और बाराबंकी में एक साथ कोरोना के 95 नए मामले मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी नए हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया है। मरीजों को L1 हिंद मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। आज पूरा शहर बंद रखा गया है। इन सभी मरीजों को बुधवार की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे। अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 121 हो गई है और कल एक साथ 95 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे, यानी 95 नए मामले कोरोना के। कहा जा रहा है कि ये ज्यादातर मामले माइग्रेंट लेबरर्स यानी कि जो श्रमिक आए हैं बाहर से, उनमें पाए गए हैं। ये जो संख्या है ये 95 आई, ये नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये नंबर ऐसा नहीं है कि हमारे रडार के बाहर के ये लोग थे। ये सब हमारे रडार में ही थे, जिला प्रशासन के रडार में थे और इनको हमने सबको सेफली पहुंचा दिया है अस्पताल में। और इनके जो गांव हैं उनको भी सील किया जा रहा है। तो कृपया घबराए ना, सब लोग लॉकडाउन के जो बचे हुए दिन हैं उनका सख्ती से पालन करें। महाराजगंज में कोरोना के 8 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल एक्टिव मामले 23 हो गए हैं। कुल मरीजों की संख्या 31 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी 8 लोगों को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर के कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने बताया कि जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही पाए जा रहे हैं। टोटल जो अभी मुझे लगता है महाराजगंज की संख्या है वो करीब 23 हो गई, 23 पॉजिटिव की हो गई और आज 8 जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 8 पॉजिटिव। तो ये 23 पॉजिटिव हैं, इनके यहाँ करीब 8 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं पहले और हम आशा करते हैं कि ये लोग भी इमीडिएटली जो 8 नया हैं इनको हम। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया है। इसके बाद प्रशासन इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की कवायद में जुटा है। सभी 15 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया जा रहा है। अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पंजाब से श्रमिक एक्सप्रेस से हरदोई आ रहे 1564 प्रवासी श्रमिकों में से 15 बेहटा गोकुल स्टेशन से फरार हो गए। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और जीआरपी ने सभी को दौड़ाकर पकड़ा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। कुछ लोग ट्रेन से जो चले गए थे उनको ट्रैप कर लिया गया है। उनको ला करके उनका भी हेल्थ चेकअप करा करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाए। कितने ऐसे लोग हैं? 15। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 32,000 समूहों को 218 करोड़ की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। स्वयं सहायता समूह के लोगों से बात भी की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने इसके पहले श्रमिकों को 611 करोड़ और पेंशन के लिए 400 करोड़ से ज्यादा पैसे उनके खातों में भेजी थी। योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 31,938 समूहों को 218 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। वो रिवॉल्विंग फंड और निवेश निधि का पैसा उनके खातों में भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत किया। जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से NRLM की तरफ से पूरा कार्यक्रम किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इसके पहले भी आपने देखा था कि जो श्रमिकों को जो भेजा गया था पैसा 611 करोड़ भेजा गया था। उसके पहले 400 करोड़ रुपये भेजा गया था। जो पेंशन है निराश्रित लोगों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, उनको भेजा गया था। और उसके बाद अब स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि और इसके साथ ही रिवॉल्विंग फंड का 218 करोड़ रुपए आज मुख्यमंत्री ने उनके खातों में ऑनलाइन भेजा है। यानी प्रोत्साहन लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि संकट के दौर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और लगातार इसीलिए मुख्यमंत्री, अब चाहे टीम 11 की बात हो, चाहे मंत्रियों की बैठक की बात हो, लगातार उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ती रहे, किसी को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को कल लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें गोसाईगंज जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया है। अजय सिंह को 14 दिन तक जेल में ही क्वारंटीन बैरक में रखा गया है।
डीजी जेल अनंत कुमार ने बताया कि इन 14 दिनों में अजय सिंह लल्लू से किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे वो आइसोलेशन में रहेंगे। आपको बताएं कि 2 महीने से जेलों में मुलाकात पर प्रतिबंध है, तो 14 दिन के लिए आइसोलेटेड वार्ड में क्वारंटीन हो गए। गोसाईगंज के जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं अजय सिंह लल्लू। 14 दिनों तक किसी से मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज में जमीन के विवाद में 3 लोगों की हत्या हो गई। अब मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडू से जमकर मारपीट हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। 3 सगे भाइयों की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। 40 साल पुराने जमीनी विवाद में पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, लेकिन तब भी पुलिस और प्रशासन ने इस विवाद को गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हत्या के लिए जिम्मेदार आखिर कौन, किसे माना जाए, ये बड़ा सवाल है। और लॉकडाउन में भी प्रयागराज में अपराध नहीं थम रहा। बुधवार को 4 हत्या यहां पर हो गई। देर शाम एक प्रधान के भतीजे को भी गोली मार दी गई। मामला झलवा गांव का है, जहां पर प्रधान प्रकाश चंद्र शुक्ला के भतीजे की गोली मार दी गई। पुलिस ने अब पूरे मामले की पड़ताल शुरू की है। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक अनुज शुक्ला नाम के व्यक्ति को गोली लगी है। सर पे इंजरी है और इसी से SRN में भर्ती कराया गया है। अभी डॉक्टर्स उसे स्टेबल बता रहे हैं और बाकी ये कैसे इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घाना खंडी गांव में गोकशी की सूचना पर पुलिस पहुंची, तभी तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें चाकू लगने से एक सिपाही जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए देहरादून भेजा गया है। जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर मारा गया, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। कोई बदमाश जो है सिपाही के पेट में जो चूरी मारा है और पुलिस की आत्मरक्षात्मक फायर में उसकी वहां पे घायल होकर गिर पड़ा था, तो वो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। कौशांबी के अजूबा पुलिस चौकी के पास मिट्टी का टीला ढह जाने से 2 लड़कियों समेत 3 लोग मलबे में दब गए। दोनों लड़कियों की मौत हो गई। एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन 2 लड़कियों को नहीं बचाया जा सका, जबकि एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। अजवा में जो है एक तालाब में जो है 2 लड़कियां जो हैं अपने घर की पुताई के लिए मिट्टी खोद रही थी, तो उसके तालाब के मलबे से, उसके करार से जो मिट्टी गिरने से वो दब गई और उनकी मौत हो गई है। एक का नाम पूनम है, दूसरा का अंजलि नाम है, और एक लड़की जो है, एक व्यक्ति और भी घायल हुआ है। कानपुर में रेप के आरोपी सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिपाही पर शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करने का आरोप लगा है। युवती जब गर्भवती हो गई तो आरोपी सिपाही ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी सिपाही अमित कमल झांसी में तैनात है और उसने हाल में ही दूसरी महिला से शादी कर ली। पीड़िता को जब इसकी जानकारी मिली तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कल्याणपुर थाने में एक युवती ने तहरीर दी कि झांसी में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ बलात्कार किया है। युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में सासनी क्षेत्र के मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्र संचालक गेहूं खरीदने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनसे 500 रुपए की वसूली हो रही है। विरोध करने पर केंद्र सहायक ने गेहूं वापस कर दिए। किसानों ने अवैध वसूली का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की अब जांच कराई जाएगी। किसानों से 500 रुपए ले रहे हो तुलाई के? नहीं सर, वीडियो में है। आप गिन रहे हो 500 रुपए? हम गिनाओ, लेबर का पैसा है सारा। ये काय का लेबर का पैसा है? वो जो किसान ने वीडियो बना के शिकायत की आपकी? हाँ
आपने पैसे लिए थे? जी मैंने सारा पैसा इनके लिया था। कितने लिए थे? तुमसे 1490 रुपये। एटा के ऊंचा गांव में राशन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्राम प्रधान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में गरीबों को बांटने वाला राशन ले जाता दिख रहा है। मामला जिला प्रशासन की जानकारी में आते ही हड़कंप मचा। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। मैंने एसडीएम जलेसर को भेजा कि तत्काल इसकी मौके की जाकर जांच करें और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे जिसके प्रधान की बात कर रहे हैं या कोटेदार की बात कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू में छात्रों को हॉस्टल खाली कराने के निर्देश के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और छात्र अब हॉस्टल के कैंपस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल खाली करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। ऐसे में वो कहां जाएं? कोरोना के संक्रमण का भी खतरा है। छात्रों ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है और हॉस्टल खुलवाने की मांग की है। आज हम लोगों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भेजा जा रहा है। हम लोगों की कोई सही समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम लोगों को यहाँ हॉस्टल से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाल दिया है। हम लोग इस बात पर हैं कि जब तक यहाँ के कुलपति महोदय से हम लोग स्पष्ट रूप से वार्ता नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। मुरादाबाद के हिमगिरी कॉलोनी के पार्क में बैठने को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगे। कई लोग इसमें जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से पार्क में बैठने को लेकर युद्ध छिड़ गया। यहां मुरादाबाद की ये तस्वीर। आजमगढ़ में एनएच के काम के विरोध में किसान कर्मचारियों से भिड़ गए। किसानों का आरोप है कि एनएच के लिए उनके खेत ले लिए गए और मुआवजा आज तक नहीं मिला। मामला बढ़ता देख एनएच कर्मियों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन किसान पुलिस से भी भिड़ गए। किसानों ने पुलिस पर घर में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। एनएच कर्मियों ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। इसके बाद पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया। बदायूं के भटपुरा गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। बाद में दोनों के परिवार आपस में लड़ने लगे। देखते ही देखते लाठी डंडे चल पड़े। पूरे घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद दो बच्चियों के झगड़े से शुरू हुआ और बाद में बड़ों तक पहुंच गया। प्रयागराज के जानसनगंज इलाके में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार उठ रहा था। आसपास के इलाके को भी खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 4 से 5 कंपनियों की फैक्ट्रियां आ गई। देखते देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। इसमें प्रिंटिंग प्रेस और केमिकल की फैक्ट्रियां शामिल हैं। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू किया। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पिता का आज निधन हो गया। मालिनी अवस्थी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बरगद की छांव आज विलीन हो गई। मालिनी अवस्थी के पिता 90 साल के थे। पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। ये थी खबरें दमदार। कुछ ही पलों में उत्तराखंड एक्सप्रेस। बने रहिए हमारे साथ।